नमस्ते बच्चों, स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 24 तारीख की तीसरी शिफ्ट को देखेंगे, ठीक है ना। जो 24 सितंबर की थर्ड शिफ्ट थी उसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट को कंप्लीट किया था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित थी? तो गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित थी? किराना घराना। किससे? किराना घराने से, ठीक है। किराना घराना, ठीक। अगर किराना घराने की बात करें तो 1867 में अब्दुल करीम खान ने अब्दुल करीम खान द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। द्वारा स्थापना की गई थी, ठीक है। अगर इनके शिष्यों की बात करें, जिस घराने से यानी कि किराना घराने से जिन्होंने शिक्षा ली है, तो शिष्य कौन कौन थे? शिष्य बात करोगे तो पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, सवाई गंधर्व आदि, ठीक है ना। इन लोगों ने शिक्षा ली थी, जिसमें से पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में भारत रत्न सम्मान मिला, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार तो ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसी तरीके से गंगूबाई हंगल को अगर पुरस्कार की बात करें तो 1971 में पद्म भूषण, सन 2002 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था, ठीक है। पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, ठीक। तो ये उपलब्धियां थी इनकी। 2012 में इनका देहांत हो गया। 1913 में इनकी पैदाइश थी। कर्नाटक में ये रहती थी। कर्नाटक इनका निवास स्थान था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपनी मां से ली थी। गंगूबाई हंगल काफी गरीब फैमिली की थी, ठीक है। फिर भी इन्होंने किराना घराने से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली एवं अपने नाम को बनाया, ठीक है। और भारतीय क्लासिकल संगीत में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। 1971 में इनको पद्म भूषण एवं सन 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1973 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। नेक्स्ट देखिए, भारत में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। किनके जन्म दिवस पर? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके कृष्णन 1947 में राष्ट्रपति का पद संभाला था इन्होंने। 1962 से 67 तक राष्ट्रपति का पद संभाला था इन्होंने। किसका पद? राष्ट्रपति का, ठीक है। जब इनसे पूछा गया कि आप अपना जन्मदिन 5 सितंबर को क्यों नहीं मनाते हैं, तो इन्होंने बोला था मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाए तो मेरे लिए आभार होगा, ठीक है। क्योंकि ये पढ़ाई को बहुत पसंद करते थे और भारत की महान विभूतियों में से एक है, समझ गए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और उसकी कार्रवाइयों से संबंधित है? संसद और उसकी कार्रवाइयों से, तो आर्टिकल 36 से 51 क्या है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। 36 से 51 तक। 12 से 35 तक क्या है आपका? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। एवं 51 में क्या है? मौलिक कर्तव्य, ठीक है। क्या है? मौलिक कर्तव्य। तो कौन सा होगा लास्ट में? कौन सा बचा? आर्टिकल 79 से 122 तक, जिसमें सरल एक ट्रिक है आराम से समझने के लिए। संसद अनुच्छेद 79,
राज्यसभा राज्यसभा अनुच्छेद 80 एवं लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। ठीक है, तो इस तरीके से तो यहां से शुरू हुआ है संसद की कार्यवाही से, संसद का जिसमें उल्लेख किया गया है, और 122 तक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कौन से अनुच्छेद संसद उसकी कार्यवाही से, तो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद और उसकी कार्यवाही से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। बाकी का 36 से 51 डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 12 से 35 मूल अधिकार, 51 है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार उस्ताद अमजद अली खान को प्रदान किया गया था? तो कौन सा किया गया था? 21वां। कौन सा प्रदान किया गया था? 21वां, उस्ताद अमजद अली खान को। उस्ताद अमजद अली खान, जिनको सरोद सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, सरोद सम्राट। ठीक है, यानी कि ये सरोद इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे, प्ले करते थे। अगर इनकी उपलब्धियों की बात की जाए, उपलब्धियों की बात की जाए तो 1991 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं 2001 में शिव कुमार शर्मा के साथ में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला इनको। ठीक है, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। तो कौन सा हो जाएगा भाई, इसमें किस पुरस्कार की बात की गई है? राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। कौन से नंबर का दिया गया? 21वें नंबर का। ठीक है, इनसे पहले 20 और बटे थे। ठीक, तो इनके बारे में बोला गया था। नेक्स्ट देखो, प्रतिहार जिसकी प्रथम राजधानी भीनमाल में थी, ने किस शासक के दौरान ख्याति प्राप्त की? नागभट्ट प्रथम। ठीक है, नागभट्ट प्रथम, जो कि सम्राट हर्षवर्धन के समकालीन था, हर्षवर्धन के समकालीन था, नागभट्ट प्रथम। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम। और एक गुर्जर प्रतिहार वंश के थे, गुर्जर प्रतिहार वंश। इनका राज्य भीनमाल से बाद में अवंती यानी कि उज्जैन, ठीक है, एवं काटियावाड़ तक रहा। गुजरात काटियावाड़ तक इनका राज्य रहा। कनिष्क किस वंश के थे? कुषाण वंश के थे। किसके थे? कुषाण वंश, जो कि यूची समुदाय द्वारा था। यूची यानी कि चाइना से आए हुए लोग। ठीक, और देवपाल किसके थे भाई? पाल वंश के, जिनका शासन कहां था? पाल वंश की बात करें तो बंगाल में। ठीक है, बंगाल में। तो क्या होगा आंसर गुर्जर प्रतिहार का? नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट देखो, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चंद्रप्रभा। कौन कौन सा उत्तर प्रदेश में? चंद्रप्रभा, पीलीभीत, और तीसरा बड़ा दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, 3 नेशनल पार्क हैं, यानी कि अभ्यारण्य दिए गए। बिहार की बात करें तो कैमूर, वाल्मीकि। ठीक, गुजरात की बात करें तो नागर, कृष्ण मृग, गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की बात करें तो पंचमढ़ी, बांधवगढ़, कूनो, पेंच आदि। ठीक है, तो भाई इसमें 3 ही है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें से चंद्रप्रभा पूछा गया था। तो चंद्रप्रभा कहां पर है? किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट देखो, किस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की? किस समिति ने? तो भाई किसने शुरू की थी? सन 1999 में, 1999 में वर्मा समिति, वर्मा समिति। इन्होंने केंद्र सरकार द्वारा
केंद्र सरकार द्वारा मौलिक कर्तव्यों को स्कूली पाठ्यक्रम के साथ जोड़ा, ठीक है ना, जिससे बच्चे इनका पालन कर सके, इनकी महत्ता के बारे में जान सके। तो कब जोड़ा गया? केंद्र सरकार द्वारा 1999 की बर्मा समिति की रिपोर्ट को बाद में, कि जो भी मौलिक कर्तव्य, आपके कितने मौलिक कर्तव्य? 11। कहां से लिए गए? रूस से, ठीक है। तो इन मौलिक कर्तव्यों को हर एक देशवासियों को जानना चाहिए, बच्चे को जानना चाहिए। तो भाई केंद्र सरकार ने क्या किया? स्कूली पाठ्यक्रम में इसको जोड़ दिया। तो क्या हो जाएगा आंसर? न्यायमूर्ति बर्मा समिति, ठीक है। क्या आंसर होगा? न्यायमूर्ति बर्मा समिति। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नेशनल इनकम इज एनएनपी एट एफसी, राष्ट्रीय आय उपादान लागत जो आपका एफसी दिया है उस पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो पहला ही वाला कथन सही होगा, ठीक है। राष्ट्रीय आय के बारे में पूछा था और निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में, ठीक। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर ही होगा। नेक्स्ट देखो, आईपीएल 2023 का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो किस शहर में आयोजित हुआ? भाई अहमदाबाद में, ठीक है। किन किन के बीच हुआ? किस किस के बीच हुआ? सीएसके वर्सेस गुजरात टाइटंस, ठीक है। इसमें कौन जीता, कौन विनर था भाई? कौन विनर था? सीएसके, ठीक है। उसी तरीके से 2024 में कौन विनर था? 2024 विनर आईपीएल की बात करें तो कौन था? केकेआर, ठीक है ना, कोलकाता नाइट राइडर्स। और उसके बाद आईपीएल 2025 विनर कौन था? कौन था 2025 विनर? मुंबई इंडियंस, ठीक है, मुंबई इंडियंस। यहां किसका पूछा था? 2023 का फाइनल मैच किस शहर में आयोजित हुआ? अहमदाबाद में। और किस किस के बीच आयोजित हुआ? सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। इसमें से कौन जीता? चेन्नई सुपर किंग्स जीती, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दवाओं का वर्गीकरण मानदंड नहीं है? यानी कि ड्रग्स को अलग करने का, क्लासिफाइड करने का कौन सा मानदंड नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है भाई? पहला व्यवहारिक स्थिति, ठीक है। कोई भी आपकी ड्रग्स है या कोई भी मेडिसिन है तो उसका एक मॉलिक्यूलर टारगेट होता है, बिल्कुल राइट है। एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, बिल्कुल सही। दवाई कुछ ना कुछ इफेक्ट करती है, पेन किलर दर्द को दूर करने में काम आती है, एवं डिफरेंट टाइप के ड्रग्स डिफरेंट टाइप के डिजीज में काम आती है। दूसरा केमिकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल राइट। केमिकल स्ट्रक्चर हर एक मेडिसिन का अलग होता है, अलग सॉल्ट होते हैं, तो सारी चीजें अलग होती है, ठीक है ना। तो इसमें इफेक्ट के बारे में बताया गया है और इसमें बताया उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कौन सा मेल नहीं खाता जिसके हिसाब से दवाएं अलग नहीं की जा सकती, यानी कि दवाओं का बंटवारा नहीं कर सकते? तो भाई व्यवहारिक कंडीशन, क्योंकि सभी दवाओं का एक ही काम होता है, ठीक करना, ठीक है, रिलीफ देना, ठीक करना। तो भाई उसके व्यवहार के ऊपर तो कुछ नहीं बोल सकते, उसको बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, ठीक सभी करती हैं, ठीक। लेकिन अलग केमिकल स्ट्रक्चर यानी कि अलग सॉल्ट होने के कारण अलग इफेक्ट होता है, अलग इफेक्ट होता है, और अलग उनका मॉलिक्यूलर जो टारगेट है वो होता है, ठीक। नेक्स्ट देखो, भारत सरकार ने अप्रैल 2020 में आई गोट लॉन्च किया, ठीक है। आई गोट लॉन्च किया गया, यह क्या है, ठीक। तो भाई आई गोट की फुल फॉर्म क्या है? आई गोट की बात करें, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है। एक था, यानी कि जो भी सरकारी एम्प्लॉय हैं, सरकारी कर्मचारी ऑनलाइन माध्यम से अपनी कुशलता बढ़ाएं, ठीक है, कुशलता बढ़ाएं। यानी कि आप ऑनलाइन प्रशिक्षण ले सकते हैं, अगर कुछ चीज सीखना चाहते हैं, कुशलता बढ़ाएं, ठीक है ना।
और ये किसने लॉन्च किया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक, 2020 में किसके साथ स्टार्ट किया? 2020 में स्पेशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल बनाया। ठीक है, कोविड-19 प्रबंधन के लिए यानी कि मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि उस टाइम पे कोई किसी से घर नहीं जाना चाहता था, कोई किसी से मिलना नहीं चाहता था, सभी को खतरा था, ठीक है, इन्फेक्शन का, फैलने का, मरने का। तो इसके कारण क्या गया था कि सरकारी कर्मचारियों को ही कुशल बनाया, जिससे कि वो उस कोविड या पेंडेमिक के दौरान हेल्प कर सके सभी लोगों की। तो भाई उन लोगों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंटर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था आई गुड प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कौन सा पोर्टल किसानों के लिए कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है? तो भाई कौन सा है? फार्मर्स। ठीक है, फार्मर्स पोर्टल, फार्मर्स पोर्टल अगर बात करोगे तो क्या भाई? बीज के बारे में, कीटनाशक के बारे में, खाद के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में, बीमा के बारे में, आदि जानकारी, आदि कृषि संबंधित जानकारी, कृषि संबंधित जानकारी आप इस पोर्टल पर देख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी जानकारी है कि आपको फर्टिलाइजर खरीदना है, कोई खाद खरीदना है, कोई पेस्टिसाइड खरीदना है, कोई सीड्स खरीदने हैं, हाइब्रिड सीड्स खरीदने, कोई बीमा पॉलिसीज देखनी है, कुछ स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने किसानों के लिए फॉर्म की है, आदि जो भी इंफॉर्मेशन है आप इस पोर्टल पर आप उसको देख सकते हो। इसके लिए आपको कृषि मंत्रालय के फार्मर्स पोर्टल पर जाना पड़ेगा, उस पर क्लिक करना पड़ेगा, उस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, देन यू हैव टू यूज इट। ठीक है ना, आप उसको यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज इट। ठीक है ना, इजीली। नेक्स्ट देखो, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच पाए जाने वाली, इन दोनों सागरों के बीच में, महासागर के बीच में जलडमरू मध्य का नाम क्या है? जो रूस के सुदूर पूर्व के चुक्सी प्रायद्वीप को अलास्का, अलास्का कहां पर है? यूएसए के, और ये कहां पर है भाई? रूस में। ठीक है ना, रूस के शिवार प्रायद्वीप से अलग करता है। तो भाई कौन सा? बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है ना, यही है जो रूस एवं यूएसए को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है ना, कौन सा है? बेरिंग जल डमरू मध्य। नेक्स्ट देखो, उनगलिल ओरुवन वन एमएनयू, यानी कि आप में से ही एक, आप में से ही एक। ठीक है ना, एक जो ऑटोबायोग्राफी है वो किसकी आत्मकथा है? किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है भाई? एम के स्टालिन की। ठीक है, किसकी? एम के स्टालिन। कहां के मुख्यमंत्री? कहां के मुख्यमंत्री है भाई? तमिलनाडु के। कहां के? तमिलनाडु के। ठीक है, तमिलनाडु के। कौन है इनके साथ में राज्यपाल? अगर राज्यपाल की बात करो, गवर्नर कौन है इनके साथ में? गवर्नर आर एन रवि। कौन है? आर एन रवि, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर। आर एन रवि गवर्नर है एवं एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। ठीक है, के चंद्रशेखर राव किसके हैं भाई? फॉर्मर तेलंगाना सीएम, फॉर्मर तेलंगाना सीएम। ठीक है, तेलंगाना सीएम। पिनराई विजयन प्रेजेंट सीएम ऑफ केरल, केरल के चीफ मिनिस्टर। बसवराज बोम्माई, बसवराज बोम्माई भाई कर्नाटक के सीएम। ठीक है, तो ये सीएम है, कर्नाटका के सीएम है। तो क्या हो जाएगा आंसर? एम के स्टालिन की ऑटोबायोग्राफी है वन एमएनयू, उनगलिल ओरुवन। नेक्स्ट देखो, जब किसी पिंड पर, ए पिंड है आपका, दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते। सपोज सोचो, एक तरफ से मैं इधर बल लगाता हूं F1, सेम बल दूसरी डायरेक्शन से लगता है
F2। ठीक है, तो क्या होता है, तो देखिए पहला ऑप्शन, पिंड पर लगने वाला परिणामी बल दोनों बलों के योग के बराबर होता है, गलत, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो योग तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो पहला गलत। सेकंड देखिए, पिंड पर लगने वाला परिणामी बल दोनों पिंडों के बीच के अंतर के बराबर होता है, दो पिंड है ही नहीं तो दो, जब किसी पिंड पर, एक पिंड की बात की, दोनों पिंड तो है ही नहीं तो गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, पिंड पर लगने वाला परिणामी बल दोनों पिंडों के योग के बराबर, गलत, क्योंकि मैंने क्यों गलत बोला है, दोनों की जो डायरेक्शन है, जो फोर्सेस की डायरेक्शन है, वो एक दूसरे से अपोजिट है। ठीक है, इस तरीके से अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, तो योग तो इनका होगा ही नहीं। ठीक है, फिर क्या आंसर होगा इसका, अगर इसका परिणामी निकालोगे, एफ रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो परिणामी बल होगा, वो इन दोनों बलों के अंतर के इक्वल होगा, अंतर के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, पिंड पर लगने वाला परिणामी बल दोनों बलों के बीच के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, चौथा सही हो जाएगा। कौन सा राइट होगा, फोर्थ वाला। इसलिए भाई को आप डायरेक्शन देखो दोनों की, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा, परिणामी होगा, वो F1 माइनस F2 होगा। ठीक है, दोनों फोर्सेस के डिफरेंस के इक्वल। नेक्स्ट देखो, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है भाई, अंडर 20 के अंदर अमित अंतिम पंघाल, कौन है, अंतिम पंघाल। ठीक है, यही है वो खिलाड़ी जिन्होंने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप को विनर रही है। ठीक है, रेसलिंग में। नेक्स्ट देखो, इस औद्योगिक नीति ने निजी कंपनियों पर प्रतिबंधों को कम करके भारतीय उद्योग में उदारीकरण की शुरुआत की थी। तो भाई कौन सा एक्ट था ऐसा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी औद्योगिक नीति 1991, औद्योगिक नीति 1991। ठीक है ना, किसके टाइम पर लाई गई थी, औद्योगिक नीति 1991। किसने दी थी, किसने स्टार्ट की थी भाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह द्वारा यह पॉलिसी दी गई थी। इसमें अदर कंट्रीज के मार्केट को एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा टैक्स ना लगाओ। ठीक है ना, तो इस कारण उन्होंने उदारवाद की नीति दी थी, लिबरेशन की नीति दी थी। ठीक है, और कौन सा सिद्धांत दिया था भाई, एलपीजी, एलपीजी। ठीक है, एल का मतलब क्या था, लिबरलाइजेशन, पी का मतलब क्या था, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, जी का मतलब क्या था, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है ना, तीनों का मतलब था। पहले का मतलब क्या था भाई, एलपीजी का सिद्धांत दिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। तो पी, एल का मतलब क्या था, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारवाद, उदारवाद, कम टैक्स लो, एक्सेस करने दो कंपनी को। प्राइवेट क्या था, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, निजीकरण। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। ठीक है, ये तीन नीतियां दी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। किसके कार्यकाल में दी थी, किस कार्यकाल में दी थी भाई ये नीतियां एलपीजी का, नरसिम्हा राव, पीएम नरसिम्हा राव। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, चौथी, औद्योगिक नीति 1991। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो कौन सा होगा, C3H8। इसको क्या बोलते हैं भाई, प्रोपेन, क्या बोलते हैं, प्रोपेन, C3H8, C3H8। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो 3C, ठीक, और H8।
3 3 6 2 8 और 3 सबकी वैलेंसी कंप्लीट है, ठीक है ना। ए है प्रोपेन कैसा है भाई, कैसा है, रंगहीन गैस। किसमें यूज होता है रंग, ठीक है ना, हल्की गैस है। किसमें यूज होता है, रसोई गैस के रूप में, रसोई गैस के रूप में यूज करते हैं इसको, यानी कि ईंधन के रूप में इसको यूज करते हैं। जो आपका प्रोपेन है किसके रूप में यूज करते हैं, ईंधन के रूप में यूज करते हैं। और किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा C3H8, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ियों में से किसने स्विस ओपन 2022 जीता है। तो भाई किसने जीता था, पीवी सिंधु ने। किसने, पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु आपकी, पीवी सिंधु 2 टाइम्स ओलंपिक विनर है, 2 बार ओलंपिक विजेता, ओलंपिक विजेता, ठीक है ना, 2 बार। फर्स्ट टाइम 2016 में, ठीक, रियो डी जेनरियो, रियो डी जेनरियो ब्राजील ओलंपिक, ठीक है ना, ओलंपिक, समर ओलंपिक में कौन सा पदक, रजत पदक, सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। 2020-21 के टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो समर ओलंपिक कांस्य पदक जीता। कौन सा जीता भाई, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक। तो इन्होंने 2022 में क्या जीता है, स्विस ओपन जीता है, ठीक। उससे पहले 2 बार ओलंपिक विनर रही है। पहली बार 2016 में जो कि ब्राजील की कैपिटल रियो डी जेनेरियो में हुआ था, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। एवं 2020-21 में इन्होंने जो समर ओलंपिक हुआ था और कोविड के कारण टल गया था और 21 में शुरू हुआ था वो, ठीक है, तो उस टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने। नेक्स्ट देखो, कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से। किससे संबंधित है भाई, आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी की बात करें तो श्रृंगार रस की प्रधानता है, श्रृंगार रस की प्रधानता, प्रधानता, ठीक है। और डांसर्स की बात करें या गुरु की बात करें तो वेम्पति चिन्ना सत्यम, वेम्पति चिन्ना सत्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी आदि फेमस डांसर्स है, ठीक है ना। आदि क्या है, फेमस डांसर्स। तमिलनाडु का कौन सा नृत्य फेमस है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं जुड़ा। मणिपुर से मणिपुरी नृत्य है, ठीक, मणिपुर से मणिपुरी क्लासिकल नृत्य है। नेक्स्ट देखो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन, उन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध किया था, बिल्कुल सही। उन्होंने बाल विवाह यानी कि बच्चों का विवाह और बहु विवाह यानी कि कई सारी मैरिज करने के ये अपोज में थे, यानी कि ढेर सारी शादियां करने के विरोध में थे, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, उनके प्रयासों के कारण फैला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पेश किया गया था। वह मुख्य रूप से फारसी भाषा में अपनी विद्वता के लिए जाने जाते थे। ऑप्शन सी क्या है, वो मुख्य रूप से फारसी भाषा में अपनी विद्वता के लिए जाने जाते थे, गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर भाई, ए और बी। कौन सा हो जाएगा, ए और बी, ठीक है, राइट आंसर ए और बी। अब देखते हैं हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कब जन्म हुआ था, 1820 में। कब खत्म हुआ, 1893 में,
ठीक है, कहां हुआ था भाई? बंगाल में। जो बंगाल था उस टाइम पर, उस बंगाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, प्रत्येक परीक्षा में अव्वल आते थे, जबकि इनकी घर की कंडीशन ठीक नहीं थी। प्रत्येक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास की। ठीक, दूसरा 1841 में फोर्ट विलियम कॉलेज में, फोर्ट विलियम कॉलेज में मुख्य पंडित के पद पर इनको रखा गया। मुख्य पंडित के पद पर इनको नियुक्त किया गया, पद पर नियुक्ति मिली। एवं 50 रुपए मासिक तनख्वाह भी दी गई। ठीक है, इस तरह किसी भारतीय के लिए काफी बड़ी उपलब्धि थी। तीसरा, इन्होंने 1856 में विधवा विवाह कानून पास कराया, यानी कि अधिनियम बनवाया। ठीक, अधिनियम पास कराया, जिससे कि विधवा औरतें भी दोबारा विवाह कर सकती हैं। जो विधवा औरत है या जल्दी विधवा हो गई है तो वो दोबारा विवाह कर सकती है। काफी बड़े सोशलिस्ट थे। इन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह के लिए भी कई सारे प्रयास किए थे। ठीक है, बाल विवाह और वधु विवाह के लिए भी इसको हटाने के लिए कई सारे प्रयास किए थे। एवं इनके प्रयासों के कारण ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ। ठीक, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर। और इन्होंने भी खुद एक विधवा से विवाह किया था, इसलिए काफी बड़े समाज सुधारक थे उस समय के, सोशलिस्ट रिफॉर्मर थे। ठीक है ना, सोशल रिफॉर्मर थे, सोशलिस्ट थे। नेक्स्ट देखो, गो शब्द जिसका अर्थ गाय है, बिल्कुल सही। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? गोमत कहा जाता था। क्या बोला जाता था भाई वैदिक काल में? गोमत। ठीक है ना, गोमत। और वैदिक काल में क्या क्या होता था? सभा समिति होती थी, सभा एवं समिति होती थी, जो कि क्या थी? राजा के अंडर में होती थी। समिति से राजा का चुनाव होता था, राजा का चुनाव होता था। सभा ग्रामीण थी, ग्रामीण परिवेश की थी, जिसका मुखिया होता था, मुखिया होता था। ठीक है, इसलिए वैदिक काल में क्या बोला जाता था? सभा समिति, प्रजापति की दो पुत्रियां, प्रजापति यानी कि राजा, प्रजापति यानी कि राजा। ठीक है, इंद्र सबसे बड़े देवता थे, इंद्र सबसे ज्यादा पूजनीय थे, सबसे ज्यादा पूजनीय थे इंद्र एवं अग्नि। दूसरे में बात करोगे, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। ठीक, तो ये सारे वर्णन किससे रिलेटेड है? एकदम लौकालीन सभ्यता थी, लौकालीन काल था। ठीक है, इसमें लोहे की खोज हुई थी तो लौकालीन काल था। तो कौन सा हो जाए? गोमत कहा जाता था। जो धनी व्यक्ति है जिसके पास गाय, उसको क्या बोलते थे? गोमत। नेक्स्ट देखो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक चर घातांकीय वृद्धि क्या थी? भाई 1.64% थी। कितनी थी वृद्धि? 1.64%। ठीक, इतनी वृद्धि थी 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट देखो, भारत का कौन सा जिला औद्योगिक जिले का एक उदाहरण है? तो कौन सा है भाई? कोटा। राजस्थान का कोटा, राजस्थान का कोटा आपका औद्योगिक जिला है। किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। एवं इसको क्या बोला जाता है? शिक्षा नगरी, शिक्षा नगरी। ठीक, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया? जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1919 में। कब शुरू किया था भाई? 1919 में। किन के द्वारा शुरू किया गया था? एम के गांधी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य का में सहयोग ना करना, सहयोग ना करना। ठीक है,
अशांति के अहिंसा के समर्थक होने के कारण गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य में सहयोग ना करना की नीति बनाई थी 1919 में, ठीक। लेकिन सन 1922 में गोरखपुर जिले में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा और ये स्वतंत्रता सेनानी कहां के थे? आम जन थे, ठीक है ना, गोरखपुर के ये आम लोग थे, द्वारा थाने में आग लगा दी गई, थाने में आग लगा दी। उसके कारण थाने में से 2 आम नागरिक एवं 21 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई, एवं 21 पुलिसकर्मी, चाहे वो विदेशी हो या भारतीय हो, इनकी मृत्यु हुई, कर्मियों की मृत्यु हो गई जलकर, ठीक है, जलकर। इससे दुखी होकर गांधी जी ने क्या उनका ये गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर, किस पर? चौरा चौरी नामक स्थान पर स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा ठीक है, तो ये लोग खत्म हो गए। गांधी जी ने क्या किया? आंदोलन को हिंसक होते देख अशोक आंदोलन को वापस ले लिया, जिससे कि और आग ना भड़के और लोग अहिंसा को ना अपनाए। तो भाई अशोक आंदोलन 1919 में स्टार्ट किया था, इसको वापस ले लिया, यानी कि स्थगित कर दिया, रोक दिया, ठीक है। तो आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो मेंशन करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू सो मच।